नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास चल रही है, उसके तहत हम लोगों ने संविधान के बारे में पढ़ रहा था और अब तक हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। गुलामी की जो दास्तां चल रही थी 1600 ईस्वी के राजलीग से जो शुरू हुआ था गुलामी की दास्तां, वह जो है 1947 में आके हम लोग क्या हो गए, आज़ाद हो गए। ठीक है, अब जो है जब हम लोग आज़ाद हो गए, हमारा संविधान बन गया, तब जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना, संविधान हम लोग देखे किस प्रकार हमारा संविधान बना। उसके पहले संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? मैंने बताया था 9 दिसंबर 1946 को। इसकी जस्ट 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को और फिर 13 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसने चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, और फिर जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है क्या हुआ आगे चलकर, हमारे संविधान का प्रस्तावना एक तरह का में अधिकांश बातें वह इसी उद्देश्य प्रस्ताव से ली गई है। ठीक है, तो आज हम लोग अब इस क्लास में संविधान की प्रस्तावना के बारे में देखेंगे। तो संविधान की प्रस्तावना क्या है? देखिए, संविधान दर्शन है। प्रस्तावना में वही बातें बताई गई हैं जो जैसे आर्टिकल में, जो अनुच्छेद में जो बातें कही गई हैं, उन सभी बातों का एक सार प्रस्तुत किया गया है और उसी सार को हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। जिसके तहत क्या कहा गया है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु इस तरह की बातें की गई है। और अंत में जो है 26 नवंबर 1949 को मैंने बताया था, इसे क्या किया गया था? आत्मसमर्पित किया गया था। अंगीकृत, आत्मसमर्पित और अधिनियमित किया गया था। यह शब्द लिख कर पूछा जाता है कि हमारे संविधान को कब अधिनियमित किया गया था, तब कब आत्मसमर्पित किया गया था। तो कब होगा इसका आंसर? 26 नवंबर 1949 को। पास कब हुआ था? 26 दिसंबर 1950 को। तो आइए हम लोग देखते हैं संविधान का प्रस्तावना। ठीक है, देखिए संविधान की प्रस्तावना। संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देशिका भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें अभी हमने बताया, इसके तहत क्या है? संविधान का जो दर्शन है, संविधान के उद्देश्य हैं, उसका मूल्य है। मूल्य कहने का मतलब दाम नहीं, वैल्यू, वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू, मूल्य है, आदर्श है, इसका संक्षेप प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसके अलावा संविधान का निर्माण किस लिए किया गया है, क्या सोच के किया गया है, ये सब बातें जो है किसमें बताई गई है? संविधान की प्रस्तावना में। ठीक, इसीलिए संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है और संविधान की कुंजी। देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है उसे क्या क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान संविधान की कुंजी कहा जाता है, संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। जिस प्रकार में कोई बुक होता है, ऑथर जब बुक लिखता है तो बुक का एक सारांश लिखता है। जो शुरुआत की जो पेज होता है उसमें एक प्रस्तावना होता है, सारांश लिखता है कि हम इस बुक में क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी प्रकार संविधान के तहत जो है, संविधान में बताया गया है कि क्या क्या संविधान के तहत है, वही बातें प्रस्तावना में लिखी गई है। ठीक है, अब प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना एक दर्शन है, वक्तव्य है, जो किसी भी दस्तावेज के दर्शन और उद्देश्यों को क्या करता है? स्पष्ट करता है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के लोगों के आकांक्षाओं और लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो संविधान क्या करता है? हमारा देश का संविधान है, भारत की संविधान है, तो किसके समाज को प्रतिबिंबित करेगा? भारतीय समाज को प्रतिबिंबित करेगा। ठीक है, और यह बताएगा कि भारत कैसा देश होगा, उसके नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, क्या क्या उसका मूल्य होगा, ये सब बातें प्रस्तावना में बताई जाएगी। और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, उसी उद्देश्य प्रस्ताव का एक विस्तृत रूप था क्या? संविधान की प्रस्तावना। ठीक है,
इसके बाद इसे कब थी 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो उस परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि संविधान सभा द्वारा संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को कब अपनाया गया, तो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। ठीक है, इसका प्रस्तावना का विचार जो है कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि इसकी भाषा कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो यहां पर दो बातें याद रखने योग्य है कि संविधान के प्रस्तावना की जो बातें हैं, विचार है, यह कहां से लिया गया, तो यूएसए के संविधान से, और इस प्रस्तावना की जो भाषा है वह कहां से लिया गया, तो वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, आज दिनांक कहने का मतलब हुआ आज का तारीख की बात नहीं कर रहा है, उस समय की बात हो रही है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिक शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, तो यह क्या था, संविधान की प्रस्तावना, जिसे 26 नवंबर 1949 को 2006 विक्रमी को अधिनियमित, आत्मसमर्पित और अंगीकृत किया गया। ठीक है, अब जो प्रस्तावना में जो शब्द है उस शब्द की अलग अलग व्याख्या है, शब्द क्या कह रहे हैं संविधान के, तो उसमें सबसे पहला जो है हम भारत के लोग, क्या है, हम भारत के, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कहने का मतलब है कि जो प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से हो रही है, तो हम भारत के लोग से हो रहा है। तो प्रस्तावना याद रखना है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे एग्जाम में जो है शब्द, उसके एक एक शब्द दे दिए जाते हैं और उसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में सजाने के लिए कि कौन सा इसका नियमित क्रम होगा। ठीक है, तो हम भारत के लोग कहने का मतलब है कि यह भारत के लोगों के लिए संविधान बना है। ठीक है, तो यह भारत के लोगों का संविधान है, इसीलिए इसमें प्रयोग किया गया है क्या, हम भारत के लोग। और इसका शक्ति, जो संविधान की जो शक्ति है वो किसमें निहित होगी, जनता में निहित होगी। दूसरा शब्द है क्या, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहने का तात्पर्य यह है कि यह आंतरिक एवं बाह्य, हमारा जो देश होगा उस पे हमारे आंतरिक मामले और बाहरी मामले, इन दोनों पर बाहरी किसी भी देश का दबाव नहीं होगा। हमारा जो मन करेगा, हमारे देश के लिए जो अच्छा होगा हम वही करेंगे, इसका मतलब यही होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद है शब्द समाजवादी, क्या है, समाजवादी। समाजवादी कहने का मतलब होता है समानता तीन तरह की हो सकते हैं, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता। तो सामाजिक समानता कहने का मतलब किसी के में भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक समानता यानी कि सभी के पास जो है क्या होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। किस चीज का, आर्थिक रूप से इक्वलिटी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के पास जो है करोड़पति हो, कोई जो है खाकपति हो, तो कोई खाकपति होगा उसके लिए भी सरकार प्रावधान करेगी। आर्थिक समानता। राजनीतिक समानता का मतलब वोट देने का सभी को अधिकार होना चाहिए। तो यह था क्या, समाजवादी। ठीक है, उसके बाद है पंथ निरपेक्ष। देखिए जब हमारा संविधान बना था उस समय प्रस्तावना में जो है पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, उसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। क्या, पंथ निरपेक्ष शब्द को। पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब होता है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, पंथ नहीं होगा। देखिए धर्म और पंथ में अंतर होता है। पंथ, धर्म के अंदर पंथ होते हैं। जैसे हमारा सनातनी धर्म है तो सनातन धर्म में भी बहुत सारे पंथ हैं, शैव पंथ हैं, वैष्णव पंथ हैं, एक वैष्णव पंथ हो गया, शैव पंथ हो गया,
और भी बहुत सारे देखेंगे कि बहुत सारे पंथ हैं, अलग अलग बाबा हैं, उनका अलग पंथ है। तो ये पंथ, तो कहने का मतलब है कि पंथ निरपेक्ष इसलिए जोड़ा गया, धर्म निरपेक्ष नहीं कहा गया, पंथ निरपेक्ष कहा गया, इसीलिए कि राज्य का कोई भी पंथ नहीं हुआ, क्योंकि एक धर्म में अनेकों पंथ हो सकते हैं। जैसे बौद्ध धर्म की बात किया जाए तो बौद्ध धर्म में हीनयान महायान था, ठीक है। जैन धर्म भी दो भाग में डिवाइड हो गया था, ठीक है। तो अलग अलग उसके क्या हो गए, पंथ हो गए। तो इसलिए पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो लोकतंत्रात्मक कहने का मतलब होता है कि जनता के प्रतिनिधि, जो हमारे प्रतिनिधियों को जो शासन करेंगे वो जनता द्वारा, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होंगे, नहीं कि ऐसे ही मनोनीत कोई भी प्रतिनिधित्व करने लगेगा। जो जनता जिसको चुनेगी वही शासन करेगा, ठीक है। तो लोकतंत्र का मतलब वही होता है। लोकतंत्र भी पहले भी मैंने बताया है, लोकतंत्र के बारे में एक क्लास पूरा लिया है, कहाँ किस तरह का लोकतंत्र है, ठीक है। लोकतंत्र क्या, कितने प्रकार के होते हैं, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की आवश्यकता क्या है, ठीक है। तो किस देश में कौन सा लोकतंत्र लागू है, कहाँ अर्ध लोकतंत्र लागू, ये सब बताए थे। अगर आपको वीडियो लोकतंत्र से संबंधित देखना है तो पिछली क्लास का पीछे का वीडियो देखिएगा, उसमें लोकतंत्र के बारे में बताए हैं। उसके बाद है गणराज्य शब्द। क्या है शब्द, गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य कहने का मतलब होता है कि जो हमारे राज्य का या देश का जो मुखिया होगा वह वंशानुगत नहीं होगा, वह चुना जाएगा, ठीक है। अब हमारे देश में क्या है कि हम लोग अपने सांसद और विधायक चुनते हैं, और वो लोग किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति ही हमारे देश के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि गणराज्य वही होता है जो वंशानुगत नहीं होता है। इसके अलावा प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, बता रहा है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, ठीक है। न्याय में भी सामाजिक न्याय, यानी कि जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय, धन और संपत्ति की असमानता को दूर किया जाएगा। राजनीतिक न्याय, सभी को मत देने का अधिकार होगा, वोट देने का अधिकार होगा। स्वतंत्रता कहने का मतलब हुआ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, यानी कि आप कोई भी आपका विचार है उसको आप प्रकट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक दायरा है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो है बहुत सारे उत्पात होते रहते हैं हमारे देश में, जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यह जो है क्या है कि अभिव्यक्ति की आजादी जो है उसको एक लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि उसका लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो ये था क्या, स्वतंत्रता। उसके बाद है समता। समता, इक्वलिटी, इक्वलिटी अभी बताएं कि कोई भी भेदभाव, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बंधुता। बंधुता कहने का मतलब क्या होता है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो लोग आपस में भाईचारा बना के रखें, भाईचारे के साथ रहें, ठीक है। उसके अलावा एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, क्या, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए ये जो है आज दिनांक विक्रम संवती 2006 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित किया गया है। अब प्रस्तावना का महत्व क्या है, प्रस्तावना का महत्व जो है यह संविधान की आत्मा कहते हैं, कुंजी कहते हैं, ठीक है, पहचान पत्र कहते हैं। भाई बताए थे ना हम पीछे में कि इसे क्या कहा जाता है, प्रस्तावना को पहचान पत्र, आत्मा, कुंजी। संविधान निर्माता जो थे उनकी सोच था यह, ठीक है। उसमें जो है जो संविधान का निर्माण कर रहे थे उन लोगों का अपना एक विचार था, दर्शन था, उसको समाहित किया गया है। इसके बाद इनका मूल दर्शन है कानूनी व्याख्या में सहायक। अगर मान लीजिए कि कानून जो न्यायालय है वह जो है संविधान का उदाहरण देके जो है क्या करता है, जस्टिफाई करता है और न्याय देता है। इसके बाद संशोधनशीलता। संशोधनशीलता कहने का तात्पर्य है कि संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन से संबंधित 2-3 मामले हुए, लेकिन अंततः जो है केशवानंद भारती मामला जो 1973 में आया था, केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है जिसमें जो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी कि संविधान का जो प्रस्तावना है उसे में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते संविधान की मूल ढांचा
चेंज न हो, यानी कि संविधान के में परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन उसका जो मूल भावना है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इसे कब जोड़ा, और 42वें संविधान संशोधन 1976 से ही क्या क्या जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, कौन कौन शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। देखिए अब प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में अब तक जो है एक बार संशोधन किया गया है, कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है, याद रखिए। ठीक है, 3 नए शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है नहीं, या शुरू में विवाद का विषय था, हमने बताया कि अनेक मामले हुए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला मामला बेरुबारी वाद था जो 1960 में आया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही है लेकिन यह संविधान का अंग नहीं है। जो बेरुबरी मामला था 1960 का, उसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है कि संविधान जो है वह संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान की आत्मा नहीं है। ठीक है, भले ही संविधान का प्रस्तावना प्रेरणा स्रोत है, जहां संविधान की भाषा संदिग्ध या स्पष्ट हो वहां प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। यानी कि अगर मान लीजिए संविधान को समझने में प्रस्तावना जो है, संविधान निर्माता जो है उनको अगर नहीं समझ में आ रहा संविधान की भाषा को, तो प्रस्तावना से जो है उसको समझा जा सकता है। ठीक है, या इसलिए संविधान जो है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की क्या है, कुंजी है। यह किसमें कहा गया, बेरुबरी मामला 1960 में। ठीक है, इसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य आया जिसमें प्रस्तावना को मूल आत्मा कहा गया। पहले बेरुबरी मामला में संविधान प्रस्तावना को संविधान का मूल आत्मा नहीं कहा गया, लेकिन गोलकनाथ के मामले में जो है यह मूल आत्मा कहा गया। इसके बाद के मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा। सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना को कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ठीक है, इसके बाद प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यह निर्णय किसमें आया, यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार और मदन गोपाल का जो मामला 1957 में आया। और इसके बाद एट लास्टली हमने बताया, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में मामला आया था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह फाइनली कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन शर्त है कि संविधान की मूल ढांचा को बदला नहीं जाए। ठीक है, अब इस प्रकार प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों, आकांक्षाओं को एक मजबूत प्रतीक है जो हमें हमेशा उन मूल्यों को याद दिलाता है जिन पर हमारा राष्ट्र आधारित है। ठीक है, यानी कि प्रस्तावना क्या करता है, हम मूल्य बताता है, वैल्यू बताता है। तो यह क्या था, संविधान की प्रस्तावना था और इससे ज्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, किसी भी एग्जाम में यही आएगा। और ज्यादा से ज्यादा जब मेंस लिखेगा तो उसमें प्रस्तावना के सारी बातें को जो है एक एक करके व्याख्या कर दीजिएगा, मेंस का आंसर यही होता है। अगर कहा जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या कीजिए तो आप उसकी व्याख्या कीजिए जो मैंने बताया। ठीक है, उस तरह से अपनी भाषा में लिखिए। ठीक है, अब है संविधान की विशेषता। देखिए संविधान, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, तो संविधान जो है यह दुनिया का, विश्व का सबसे अनोखा संविधान है। कौन, हमारा भारत का संविधान। भारत का संविधान दुनिया का सबसे अनोखा संविधान है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, सबसे पहली विशेषता तो यह है कि यह सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखिए हमारा जो संविधान है वह बहुत ही बड़ा संविधान है, बहुत बड़ा लिखित संविधान है। क्यों, क्योंकि इस संविधान में अनेक देशों के, अलग अलग देशों के, राष्ट्रों के अच्छी अच्छी बातों को हमारे संविधान में समाहित किया गया है। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 448 से अधिक अनुच्छेद थे। ठीक है, कितना, 395। अभी जो है उसके बाद मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अब 25 भाग और 448 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं, 465 तक पहुंच गया है। इसकी विशालता का कारण बताए हैं, भारत का अलग अलग, भारत जो है क्या है, विविधता वाला देश है।
ठीक है। यहाँ पर जो है 28 राज्य और 8 जो है क्या है, संघ क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, इसलिए बड़ा है। इसके बाद क्या है, यह अलग अलग स्रोत हैं, संविधान के अलग अलग स्रोत है, अलग अलग देशों से लिया गया है, इसीलिए संविधान को विभिन्न स्रोतों से उधार लिया गया थैला भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए किस देश से कौन सा बातें ली गई है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले ब्रिटिश संविधान से, किस संविधान से, ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है देखिएगा आप लोग एक नजर बढ़िया से। संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, थोड़ा जूम कर देते हैं अच्छे से देखिएगा। देखिए क्या क्या है, संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व जो अनुच्छेद 75 में है, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होना, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां, विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव की जीत। तो ये सब जो है ये सब कहां से लिया गया है, ये सब किससे, किस देश से, ब्रिटिश, ठीक है, किससे, ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है ये सब बातें। ये सब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके तो सारी बातें ये सब जो लिया गया है इसका व्याख्या करेंगे। ठीक है, इसके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो ब्रिटेन के संविधान से याद कर लीजिए, ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, विधि का शासन आया है, एकल नागरिकता आया है, संसदीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था और नागरिकता। ठीक है, ये सब ज्यादा आया हुआ है प्रश्न में। ठीक है, लेकिन याद सब कुछ करना है। इसके बाद आयरलैंड के देखिए संविधान से क्या क्या लिया गया है। बहु एग्जाम का 5000 बार से भी ज्यादा प्रश्न आ चुका है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें नहीं आया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य की नहीं। इसके अलावा जो राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन होता है 12 सदस्यों का, उसका है। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडली एवं पद्धति, यानी हमारे देश में जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है किस आधार पर होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव। तो वो भी कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद यूएसए से देखें क्या क्या लिया गया है। यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया, यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और उन पर जो महाभियोग लगता है उसकी प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, उद्देश्य का विचार, वित्तीय आपात वित्तीय आपात लिया गया कहां से, अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जो न्याय मिलता है उसको अगर मान लीजिए कि कुछ गलत है तो फिर से उसका पुनरावलोकन करना। जनहित याचिका जो पीआईएल दायर होता है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद और संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान, ये सब कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, 3 सूची बताए थे ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। शक्तियों का विभाजन, वही प्रस्तावना की भाषा, अभी बताए हैं, तुरंत बताए हैं, प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना अमेरिका से। केंद्र राज्य संबंध, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये आर्टिकल कितना में है, याद है, आर्टिकल 108। कनाडा के संविधान से देखिए क्या क्या लिया गया है, संघीय शासन प्रणाली, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारणार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, सशक्त केंद्र जो वीटो है, राज्य में राज्यपाल के केंद्र द्वारा नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियां, बहुत बार अवशिष्ट शक्तियां किस देश के संविधान से लिया गया, कनाडा। सशक्त केंद्र, राज्यों में राज्यपाल के केंद्र द्वारा नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय। ठीक है, इसके बाद जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि का शासन अमेरिका, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, मनोनयन नहीं, निर्वाचन, मनोनयन हो जाएगा ब्रिटेन। सोवियत संघ, मूल कर्तव्य, रूस का जो है मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में मूल कर्तव्य, देखिए अगर फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, मौलिक अधिकार मिला हुआ है तो नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, कहां से लिया गया, रूस से। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत। जर्मनी का वीमर संविधान से आपातबंद जो होता है ना, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, तो वह कहां से लिया गया, जर्मनी के वीमर संविधान से। और भारत शासन अधिनियम से लगभग 250 अनुच्छेद, यानी हम बताए थे कि भारत शासन जो अधिनियम है उसकी अधिकांश बातें जो है हमारे संविधान में जोड़ी गई हैं। ठीक है,
इसके अलावा विशेषता हमने बता रहा था, विशेषता के तहत ही स्रोत आया, तो स्रोत में मैंने स्रोत को बता दिया कि कौन कौन सा स्रोत है। इसके अलावा हमारे संविधान की विशेषता में और क्या है, कठोर एवं लचीला। कठोर एवं लचीला कहने का मतलब है कि कभी कभी जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया होती है तो कभी साधारण बहुमत से होता है तो कभी विशेष बहुमत से होता है। तो साधारण बहुमत की जब बात करेंगे तो 50% प्लस 1 होगा, और विशेष बहुमत की बात करेंगे तो 50% प्लस 1 तो जरूरी है ही, ठीक है, मत का 50% प्लस 1। इसके अलावा राज्यों की सहमति भी चाहिए, ठीक है। तो यह जो है कठोरता इस संविधान में पूरी तरह से कठोर अमेरिका संविधान और लचीला ब्रिटिश संविधान दोनों का मिश्रण है। इसके बाद देखिए साधारण बहुमत बताएं, कुछ में विशेष बहुमत बताएं। विशेष बहुमत क्या होता है, प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का जो बहुमत है उसका 50% प्लस 1 तो जरूरी है, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत, ठीक है, संशोधित किया जा सकता है, विशेष हो गया। कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के बारे में भी बताए हूं, इसलिए कठोर और लचीला। इसके बाद एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, इसका कहने का मतलब क्या है, भारत का संविधान मूल रूप से क्या है, संघीय है लेकिन एकात्मक है। क्या है, संघीय है लेकिन स्वरूप में क्या है, एकात्मक है, ठीक है। तो यह संघीय कहने का मतलब कि राज्यों को यहां स्वतंत्र छोड़ा गया है, नहीं, राज्य का विषय है उस पर वो कानून बनाता है, लेकिन एट लास्टली जो है सेंटर ही मजबूत होता है, केंद्र मजबूत होता है, ठीक है। संघीय विशेषता का मतलब क्या होता है, संघीय विशेषता का मतलब होता है, इसमें देखिए संघीय एकात्मक है, संघीय दो सरकार केंद्र और राज्य है उसके शक्तियों का बंटवारा। एकात्मक विशेषता में क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि राज्य के लिए अलग नागरिकता है और देश के लिए केंद्र अलग नागरिकता है, एकल नागरिकता है, ठीक है। केंद्र ज्यादा मजबूत होता है, राज्यों में केंद्र सरकार जो है राज्यों को नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करती है। तो ये सब क्या है, एकात्मक विशेषताएं हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, ठीक है, ये सब संविधान की विशेषताओं में है। संसदीय शासन प्रणाली, तो संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है, अब ब्रिटेन से, ठीक है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है। यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय का जो हमारे सरकार के कितने अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का काम कानून का क्रियान्वयन करवाना और न्यायपालिका का काम रिव्यू करना कानून का, ठीक है। इसके बाद ये सब है बातें, मुख्य बातें। राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका सार्वभौम वयस्क मताधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है, ये भी संविधान की विशेषता है, यानी कि 18 वर्ष की आयु जो पूरा कर लिया है वो क्या करेगा, चुनाव लड़ेगा। पहले ही बताया उसमें किसी प्रकार का भेदभाव जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। एकल नागरिकता भी बताए हम कि देश के लिए अलग नागरिकता नहीं है, सबके लिए एक ही नागरिकता है। स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका, देखिए सब राज्य में हाईकोर्ट है और उन सभी हाईकोर्ट से मामले पहले जो है व्यवहार न्यायालय होता है जो जिला में होता है। जिला न्यायालय अगर कोई फैसला सुनाता है तो लोग कहाँ अपील करते हैं, हाई कोर्ट में करते हैं। फिर हाई कोर्ट के बाद कहाँ चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं कि 10 जगह सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है, तो एकीकृत न्यायालय हो गया। उसके बाद मौलिक कर्तव्य मिला हुआ है। मौलिक अधिकार कहाँ है, संविधान भाग 3 में है, ठीक है। हम नागरिकों को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, क्या कर सकते हैं आगे पढ़ेंगे डिटेल में। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसमें राज्यों के लिए दिशा निर्देश बताया गया कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए। मौलिक कर्तव्य है जो नागरिकों के लिए बताया गया है, और यह मौलिक कर्तव्य जो है उसी समय जोड़ा गया था, कब, 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसमें जो है क्या क्या जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये सब जो शब्द जोड़ा गया था उसी समय, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब बता दिए हम, भी विशेषता है। त्रिस्तरीय सरकार, त्रिस्तरीय सरकार कहने का मतलब क्या हुआ, त्रिस्तरीय सरकार कहने का मतलब हुआ कि 3 तरह का सरकार है ना, एक पंचायत सरकार होता है, उसके बाद राज्य सरकार होती है, उसके बाद केंद्र सरकार होती है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद अलग हमारे देश में जो है स्वतंत्र निकाय हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, उसके बाद कैग है, उसके बाद यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है। ये सब क्या है, संविधान के विशेषता थी, ठीक है।
अब संविधान की प्रकृति देखिए, प्रकृति क्या है, ये सब बताए हैं, लेकिन अलग अलग थोड़ा सा रूप है, स्वरूप है। संविधान की प्रकृति क्या है कि भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके लेकर जो है अलग अलग विद्वानों के बीच में मतभेद रहा। ठीक है, क्या रहा? मतभेद रहा। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन था, दोनों सरकारों के बीच। जो सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, वही वाला है। ठीक है, इसके बाद भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जिसका केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। किसने कहा? आइवर जेनिंग से स्टेटमेंट पूछा हुआ है। भारतीय संविधान अर्ध संविधान है। किसने कहा? केसी वियर ने कहा। ठीक है, डीडी बसु क्या बोले थे? भारतीय संविधान में शुद्ध रूप से परिसंघीय है, नहीं शुद्ध रूप से एकात्मक है, क्योंकि सबका संयोजन है ना। 1994 में बोमई केस में बताया गया भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जोन्स। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बताया? ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, एकात्मक लक्षण भी हमने बताया अभी। क्या क्या एकात्मक लक्षण अभी बताए थे ना? शक्तियों का बंटवारा, केंद्र राज्य की सीमा, नाम तथा क्षेत्र में परिवर्तन। केंद्र ही राज्य का नाम, सीमा, ये सब जो है राज्यों का गठन, ये सब काम कौन करता है? केंद्र करता है। तो एक एकात्मकता का परिचय है। एकल नागरिकता, नागरिकता अलग अलग, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है राज्य में नियंत्रित करने के लिए। आपातकाल में पूर्णतः एकात्मक स्वरूप। आपातकाल जब लागू हो जाएगा किसी राज्य में, तो मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो क्या कहते हैं, कहाँ चला जाएगा शासन? केंद्र के पास। तो एकात्मकता का परिचय हुआ। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, संविधान संशोधन करने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है, ये बाकी कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, बाकी कोई भी नहीं कर सकता केंद्र सरकार के अलावा संविधान संशोधन। एकीकृत न्यायपालिका, आर्थिक दृष्टि से राज्य का दुर्बलपन, राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं होता है, सब केंद्र पर निर्भर है। ठीक है, इसके अलावा संघ की राज्यों को निर्देश देने की शक्ति, राज्यों के प्रतिनिधि में समानता, अखिल भारतीय सेवाएं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, ये सब एकात्मकता के लक्षण थे। और बाकी सब जो बच जाएगा वो सब क्या होगा? संघात्मक लक्षण हो जाएंगे। जैसे संविधान की सर्वोच्चता, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया जो विशेष बहुमत वाला है, केंद्र राज्य के बीच पृथक सरकारें, संसद में उच्च सदन। तो ये सब पॉइंट जो है देख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, अब जो है संविधान एक तरह से पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो क्या कहते हैं हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। जैसे उसमें देखेंगे हम लोग कि क्या क्या प्रतीक है। ठीक है, संविधान के क्या जब लागू हुआ था हमारे देश के, जैसे राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, कि कौन सा राष्ट्रगान है, ये सब परीक्षा में आते हैं। तो वो सब हम लोग जो है क्या करेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। किसमें देखेंगे? अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, और अच्छे से रिवीजन कीजिए, एकदम प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, एकदम यही सब प्रश्न आता है। प्रश्न जो है यही सब आते हैं प्रश्न, दूसरा प्रश्न नहीं आ सकते हैं। बहुत ही डिटेल में बता रहे हैं आप लोगों को, कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, एकदम डिटेल में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम यही सब पढ़ना है। और इधर उधर ज्यादा झांसे में मत रहिए, पढ़िए जो पढ़ा रहे हैं उसको, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, वहां वहां पर ज्यादा क्योंकि देखिएगा वीडियो बहुत मिलता है पढ़ने के लिए, लेकिन सटीक वीडियो पढ़िए, ध्यान भटकाने वाला वीडियो मत पढ़िए। देखिए अल बल बता के टीचर जो है आजकल जो है कुछ भी कर दे रहा है, कुछ भी हो जा रहा है। तो वैसा नहीं, अगर परीक्षा की तैयारी अच्छे से करनी है, निकालनी है, तो सिर्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए और पढ़ाई कीजिए। इधर उधर फालतू का वीडियो देख के समय अपना बर्बाद नहीं कीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगली क्लास में राष्ट्रीय प्रतीक वगैरह के साथ, हमारे देश के जो क्या क्या राष्ट्रीय प्रतीक है उसके साथ। तब तक आप जो है खुश रहिए, सुखी, स्वस्थ रहिए। ठीक है, और मस्त रहिए। ठीक है, और पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद।